हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट्स। सो गाइज, जो कल की क्लासेस थी वो थी क्वांटम पर आधारित। किस पर थी? क्वांटम पर आधारित थी, जिसमें बताया था कि क्वांटम संख्याएं कैसे निकालते हैं। यानी कि जो क्वांटम संख्याएं निकालते थे उसमें निकालते थे उपकक्षा, कक्षा, कक्षक और दिशा। और क्या था? जो उपकक्षा थी उसे कहते थे दिगंशी क्वांटम संख्या, और जो कक्षा थी उसे कहते थे मुक्त क्वांटम संख्या, और जो कक्षक थी उसे कहते थे चुंबकीय क्वांटम संख्या, और जो दिशा थी उसे कहते थे चक्र क्वांटम संख्या। और मुक्त क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल n से, और दिगंशी क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल l से, और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या थी उसे रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल m से, और जो चक्र क्वांटम संख्या थी उसे रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल s से। और जो s के मान होते थे वो होते थे प्लस के हाफ और माइनस के हाफ, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। सो गाइस, जो आज की क्लास है वो है नियमों पर आधारित। सो गाइस, यानी कि जो अभी तक पढ़ा है, जैसे क्वांटम पढ़ा है और इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो नियम दिए गए हैं, फर्स्ट नियम दिया गया पाउली के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? पाउली के द्वारा। तो पाउली ने कौन सा नियम दिया है? पाउली का अपवर्जन नियम। कौन सा नियम? पाउली का अपवर्जन नियम। कौन सा नियम है? पाउली का अपवर्जन नियम। इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने दिया, जो पाउली का इन्होंने नियम दिया है वो क्वांटम पर आधारित दिया। पाउली ने जो नियम दिया है वो किस पर आधारित है? क्वांटम पर आधारित है। किस पर आधारित है? क्वांटम पर। किस पर आधारित है? क्वांटम पर। इन्होंने बताया, पाउली ने, कि यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन लें, कितने लें? 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी कक्षक में उपस्थित हो, चाहे कोई भी कक्षक में उपस्थित हो, हमें लेने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने लेने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जो क्वांटम संख्याएं हैं कितनी है? 4। तो चारों जो क्वांटम संख्याएं हैं उनके मान समान नहीं निकलेंगे। ये किसने कहा? पाउली ने कहा। किसी भी दशा में, यानी कि कोई भी दशा हो उसमें चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं निकाल सकते। कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए? 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। ये किसने कहा? ये पाउली ने कहा। कैसे? अब देखते हैं। जैसे किसी कक्षक में हमने ले लिया 2p6। क्या ले लिया? 2p6 लिया। इसमें 3 कक्षकें बनी। कितनी कक्षकें बनी? 3। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन लगा दी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसमें पूछ दिया जाए, जैसे हम इसका इलेक्ट्रॉन निकाल ले हैं। किसका? इसका। तो इसमें जो मान ऊपर है वो -1 +1 क्या है? +1। यदि हम इसमें चारों क्वांटम संख्या को मान निकालते हैं तो n बराबर क्या होगा? 2 होगा। ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके बाद जो L का मान होगा, इसमें P है तो L की जगह क्या हो जाएगा? L का मान P हो जाएगा। यहाँ पर P उपकोष है, S उपकोष के लिए होता था 0, P उपकोष के लिए होता था 1, और D उपकोष के लिए होता है 2, और F उपकोष के लिए होता है 3। L का मान 1 हो गया। अब M का मान और S का मान, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? पहला। तो ये ऊपर के लिए हो जाए है, तो ये प्लस हाफ, और पहले इलेक्ट्रॉन के ऊपर बॉक्स में मान कितना है? -1। तो ये हो गया। अगर हम कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लें, जैसे मान लो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। कौन सा? ये पहला और ये दूसरा, यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स है। तो इसमें अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो मान तो n का यही होगा, L का भी यही होगा, लेकिन जो m का मान है, अगर हम दूसरा निकालें तो m का मान 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। और s का मान +1 रहेगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? तो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन, ये 2, 1, और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये +हाफ। यानी कि इसमें डिफरेंट क्या हुआ है? m का मान। यानी कि m के मान कैसे हैं? भिन्न है। कैसे हैं? भिन्न। तो यही तो पाउली ने कहा है। क्या कहा है?
किसी भी दशा में, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, उसमें चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होंगे। अब जैसे अगर हम s का मान समान कर रहे हैं तो m का मान भिन्न हो रहा है। अगर हम s का मान देख रहे हैं अब जैसे हम m का मान समान कर रहे हैं, m का मान कितना करें, -1, किसके लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो m का मान अगर हम समान कर रहे हैं -1, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका मान चौथे के लिए, ये नीचे के लिए, तो ये हो जाएगा -1/2। क्या हो जाएगा, -1/2। यानी कि चाहे कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो उसमें हमें n और l और m और s में चारों क्वांटम संख्या के मान समान नहीं होंगे। यदि हम m का मान समान करेंगे तो s का मान भिन्न होगा, यदि हम s के मान समान करेंगे तो m का मान भिन्न होगा। तो यही क्या है, पाउली का नियम है। इसके बाद बेचारे हुंड आए। कौन आए, हुंड। हुंड ने देखा कि पाउली ने दे दिया नियम, किस पर, इलेक्ट्रॉनों के बारे में, यानी कि क्वांटम पर आधारित क्या दे दिया, पाउली ने नियम दे दिया। तो हुंड ने सोचा मैं क्यों पीछे रह जाऊं, तो उन्होंने सोचा मैं भी एक नियम दूंगा। उन्होंने दे दिया कक्षक पर आधारित। किस पर आधारित, कक्षक पर आधारित। किसने दिया, हुंड ने दिया। किस पर आधारित, कक्षक पर आधारित। तो फिर आए हुंड। कौन आए, हुंड। हुंड ने नियम दिया किस पर, कक्षक पर। इन्होंने कहा जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते वो किस तरह प्रवेश करेंगे। किसने कहा, हुंड ने। तो इन्होंने कक्षकें बनाई, जैसे 1 2 3। इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा कक्षक में, पहले वो एक एक इलेक्ट्रॉन हर कक्षक में प्रवेश करेगा। कैसे, एक एक। इसके बाद कक्षक में बाद में जब एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा, इसके बाद में वो युग्म बनाएंगे हर कक्षक में, और वो भी क्रम से बनाएंगे। पहले इस कक्षक में युग्म बनाएंगे, फिर इस कक्षक में युग्म बनाएंगे, और फिर इस कक्षक में जोड़ा बनाएंगे, यानी कि जोड़ा बनाएंगे। तो हुंड ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन है पहले हर कक्षक में एक एक प्रवेश करेगा। इसके बाद जब वो युग्म बनाएंगे, और वो भी क्रम से, जहां से स्टार्ट पहले किया था और वहीं से युग्म बनाना स्टार्ट करेंगे। ये किसने कहा, हुंड ने कहा। और जब ये युग्म बन जाएगा तो वो विपरीत चक्कर वाले इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे दोनों। जैसे एक कोष्ठक में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का मुंह ऊपर है और एक का मुंह नीचे है, तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों विपरीत चक्कर में। ये जो ऊपर के लिए मुंह है जिस इलेक्ट्रॉन का, वो है घड़ी की दिशा में। किस दिशा में, क्लॉकवाइज है। कौन, जो ऊपर मुंह है। और जो नीचे मुंह है वो घड़ी की विपरीत दिशा में है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। कौन, ये नीचे वाला। तो इन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले हर कक्षक में एक एक प्रवेश करेगा। इसके बाद जब वो युग्म बनाएंगे इलेक्ट्रॉन, कहाँ, कक्षक में, तो वो, लेकिन जब युग्म बनाएंगे वो भी कब, कहाँ से बनाएंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करना स्टार्ट किया था। ये किसने कहा, ये हुंड ने कहा। किसने कहा, हुंड ने। तो ये हो गया हुंड का नियम। अब जब पाउली और हुंड ने जब ये नियम दे दिया, पाउली ने दे दिया क्वांटम पर आधारित और हुंड ने दे दिया कक्षक पर आधारित। काय पर आधारित, कक्षक पर आधारित। और ये बात मालूम चली हाइजेन को। किसे मालूम चली, हाइजेन को। तो हाइजेन ने कहा कि भाई पाउली ने भी दे दिया, हुंड ने भी दे दिया, अब मुझे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पर आधारित नियम देना चाहिए। उनके माइंड में भी एक क्या आया, विचार आया। उन्होंने फिर सोचना स्टार्ट किया, अब मैं कौन सा नियम दूं। तो उन्होंने दिया किस पर, इलेक्ट्रॉन के वेग और स्थिति पर आधारित। किसने, हाइजेन ने। किसने, हाइजेन ने। तो हाइजेन ने क्या कहा, हाइजेन ने कहा ये परमाणु है, इसके अंदर क्या होता है, केंद्र में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, फिर कक्षक होती हैं। क्या होती हैं, कक्षक, कक्षा होती हैं। और फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते रहते हैं, अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं।
तो हाइजेन जो है इन्होंने क्या कहा कि जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है, कौन, जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है, उनमें क्या, जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है उनमें यदि हम वेग का पता करेंगे तो उसकी हम स्थिति का पता नहीं कर पाएंगे। किसने कहा, हाइजेन ने। क्या कहा, यदि हम उसकी इलेक्ट्रॉन के गति का अगर हम पता करेंगे, इलेक्ट्रॉन के वेग का पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस वेग से गमन कर रहा है, कहाँ, कक्षा में, क्या करेंगे, वेग का पता करेंगे। अगर हम वेग का पता कर रहे हैं तो हम स्थिति का पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वेग गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रहा हो, गति करेगा तभी हम वेग पता कर पाएंगे। अगर गति कर रहा है तो उसकी स्थिति मालूम कर पाओगे कि वो किस जगह है, इलेक्ट्रॉन पता कर पाओगे, नहीं पता कर पाओगे। और यदि हम स्थिति को पता कर रहे हैं तो वेग का निर्धारण करना असंभव। मतलब जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिति और वेग का एक साथ निर्धारण करना कैसा है, असंभव है। कैसा है, असंभव। ये किसने कहा, हाइजेन ने कहा। किसने कहा, हाइजेन ने। फिर इसके बाद ये तीनों नियम का पता चला डी ब्रोगली को। किसे पता चला, डी ब्रोगली को। किसे पता चला, डी ब्रोगली को। किसे पता चला, डी ब्रोगली को। तो जो डी ब्रोगली थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी किस पर आधारित दिया, इलेक्ट्रॉन पर आधारित। उन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कण तो है ही, यानी कि जो परमाणु है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो क्या है, एक कण है। कैसे है, कण है। तो इन्होंने क्या बताया डी ब्रोगली ने, जो इलेक्ट्रॉन है वो कण के साथ साथ, इलेक्ट्रॉन जो है वो कण के साथ साथ किसके गुण प्रदर्शित करता है, वो तरंग के भी गुण प्रदर्शित करता है। किसके गुण प्रदर्शित करता है, तरंग के। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोहरी प्रवृत्त का होता है। कैसा होता है, दोहरी प्रवृत्त का। ये किसने कहा, डी ब्रोगली ने कहा। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन पर आधारित नियम। कौन, पाउली का नियम, जो क्वांटम पर आधारित दिया नियम, किसने, पाउली ने। और जो हुंड का नियम है, हुंड ने किस पर आधारित दिया, कक्षक पर आधारित दिया। और जो हाइजेन थे, हाइजेन ने क्या बताया कि जो वेग है और स्थिति, इसका एक साथ निर्धारण करना गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। इसके बाद जो डी ब्रोगली थे, उन्होंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दोहरी प्रवृत्त का होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कण के साथ साथ तरंग के भी गुण प्रदर्शित करता है। ये किसने कहा, डी ब्रोगली ने कहा। फिर इसके बाद आप देखते हैं आयन के बारे में। जैसे आपने देखा होगा Na पर एक पॉजिटिव लगा होता है, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव लगे होते हैं, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव लगे होते हैं, और एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव लगे होते हैं। जैसे Na पर 1 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव, सोडियम हो ही चुका, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, फ्लोरीन पर 1 नेगेटिव। ये आखिर में आते कैसे हैं, किसी पर 1 पॉजिटिव, किसी पर 3 पॉजिटिव, किसी पर 2 नेगेटिव और किसी पर 1 नेगेटिव, ये कैसे आते हैं, इसका डिस्कस करेंगे। इन्हें कहते हैं, ये टॉपिक हो जाएगा आयन का। काय का हो जाएगा, आयन का। काय का हो जाएगा, आयन का। तो आज देखेंगे आयन के बारे में भी। सो गाइस, जैसे सोडियम लिया, एल्यूमिनियम लिया, फ्लोरीन लिया, क्लोरीन लिया, ऑक्सीजन लिया, इनका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका 13। फिर लिया मैग्नीशियम, इसका होता है 9, 17, 8, 12। तो इनका पहले हम बनाते हैं ऑक्टेन रूल को, फॉलो करते हैं। किसे फॉलो करते हैं, ऑक्टेन रूल को, यानी कि बोर-बरी नियम द्वारा क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
तो क्या बनेगा इसका? सोडियम है तो 2 8 1, यही बनेगा। एल्यूमिनियम है 2 8 3, फ्लोरीन है 2 7, क्लोरीन है 2 8 7, ऑक्सीजन है 2 6, मैग्नीशियम है 2 8 2। यह बन गया। अब इसमें हम देखते हैं जो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि जो बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन होता है, वो देखते हैं कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है। तो ये देखे हमने बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये देखना है इन्हें ऑक्टेन के रूप में बनाना, यानी कि इसकी जो बाहरी कक्षक है वो रह जा कैसी, बाहरी कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हो वो 8 बचे जाके। ऐसा क्या करना हो, तो इन्होंने देखा अगर हमें 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं यहाँ पर, तो हमें 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। क्या करना, 7 इलेक्ट्रॉन को चाहिए है, तो होंगे 8। और यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दें तो 8 बच जाएगा। तो इन्हें जो कम करना पड़ेगा वो हम करेंगे। क्या करेंगे, जो कम काम करना पड़ेगा वो करेंगे। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करें तो 1 ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, और हम ग्रहण करेंगे तो हमें 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि बहुत अधिक है। कोई इतना 7 तो कोई दे नहीं पाएगा, दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। क्या कर देगा, त्याग। और ये जो 3 है, इसे त्यागने के लिए तो 3 ही त्यागेगा, और लेकिन ग्रहण करना है तो 5 करेगा, तभी तो 8 होंगे। तो ये क्या करेगा, 3 का त्याग कर देगा। जो काम कम करना पड़ेगा वो करेंगे इसमें। फिर इसके बाद ये 7 है। अब अगर ये 7 त्यागेगा तो 7 त्यागेगा, कितने त्यागेगा, 7। और अगर ये ग्रहण करेगा तो 1 ही ग्रहण करेगा, कितने करेगा, 1 ग्रहण करेगा। तो मैंने क्या बताया, जो काम कम करना पड़ेगा, जो काम कम करना पड़े वो काम करेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ये, और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और अगर ये है, ये क्या है, 6 है। अगर इसे ऑक्टेन बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और त्यागेगा तो ये 6 का त्यागेगा, कितने त्यागेगा, 6 त्यागेगा। तो इसे ये मंजूर नहीं है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। और ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, क्योंकि इसे 2 ही इलेक्ट्रॉन त्यागने, और ग्रहण करेगा तो 6 चाहिए। कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। अब एक बात, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वो होते हैं धातुएं। कौन होती हैं, धातुएं होती हैं। कौन होती हैं, धातुएं होती हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा वो होती हैं अधातुएं। क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं। तो देखते हैं जिनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, वो कौन होती हैं, धातुएं होती हैं। मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे। इसके बाद जो अधातुएं होती हैं, जो अधात होती है वो कितनी है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकती, तो 4 ग्रहण भी कर सकती, दोनों काम बराबर है। तो अधातुएं कौन होंगी, 4, जिसकी बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होंगी वो भी अधातु होगी, 5 होगी वो अधात होगी, 6 होगी वो अधात होगी, 7 होगी वो अधात होगी। और जो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कौन होगी, अक्रिय होगी। कौन होगी, अक्रिय होगी, जिनके बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। वो कौन होगी, अक्रिय होगी। और जिनके कक्षक में, जैसे पहली कक्षक है हीलियम, कौन है, हीलियम पहली कक्षक में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो हीलियम 2 है, तो पहली कक्षक फुल हो जाएगी। तो यानी कि जो पहली कक्षक फुल होगी, कौन, 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन है, अक्रिय है। कौन है, अक्रिय। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 का त्याग कर देगा। जो 1 का त्याग करेगा उस पर 1 पॉजिटिव होगा, जो 2 का त्याग करेगा उस पर 2 पॉजिटिव होगा, और जो 3 का त्याग करेगा उस पर 3 पॉजिटिव होगा, और जो 4 का त्याग करेगा उस पर 4 पॉजिटिव होंगे। कितने पॉजिटिव होंगे, 4 पॉजिटिव होंगे। अधातुओं में जिनके बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो ग्रहण भी कर सकते हैं 4, क्योंकि 4 को त्यागना भी और 4 को ग्रहण भी करना है।
तो वो अधातु भी हो सकता है। और इसके बाद जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो 5 के लिए ऑक्टेन फॉलो करना तो कितने होने चाहिए? 3 को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तो उस पर 3 निगेटिव होंगे। मतलब जो त्यागेगा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव और जो ग्रहण करेगा उसके ऊपर आएगा निगेटिव, और जो 6 है उस पर आएगा 2 निगेटिव, और जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उस पर आएगा 1 निगेटिव। कितने आएंगे? 1 निगेटिव आएंगे। तो इससे ये भी सिद्ध हुआ जो धातुएं होती हैं वो धनायन बनाने की क्षमता हो, जिनमें धनायन बनाने की क्षमता होती है वो होती है धातुएं। जिन पर पॉजिटिव होगा वो होंगी धातुएं, और जिन पर निगेटिव होगा वो होंगी अधातुएं। जैसे सोडियम है, सोडियम के बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 का क्या कर देगा? त्याग कर देगा, तो 1 पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये क्या हो गई? धातु हो गई। एल्यूमिनियम है, इस पर क्या आ जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कितने पॉजिटिव आएंगे? 3, तो एल्यूमिनियम भी क्या हो गई? धातु हो गई। ये 7 है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो फ्लोरीन जो है इस पर कितने निगेटिव आएंगे? 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कौन? क्लोरीन। यानी कि ये जो निगेटिव वाले हैं वो कौन से हैं? अधातु है। कौन है? अधातु है। अब जैसे 6 है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर कितने निगेटिव? 2, तो ये भी क्या है? अधातु है। ये इलेक्ट्रॉन का 2 है तो 2 का क्या कर देगी? त्याग कर देगी। कौन है? मैग्नीशियम। तो क्या हो जाएगा? इस पर 2 पॉजिटिव हो जाएंगे। ये क्या है? धातु। क्या है? धातु। यानी कि जो धनायन बनाते हैं वो होते हैं धातु, और जो ऋणायन बनाते हैं वो होते हैं अधातु। अब एक जो तत्व है उसे कहा जाता है खचरा तत्व। क्या कहा जाता है? खचरा तत्व। यानी कि जो कार्बन है, कौन है? जो कार्बन है, यानी कि 6, इसका बनता है 2,4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है। मतलब ये धनायन बनाएगा भी और ऋणायन भी बनाएगा। यानी कि ये दोनों गुण प्रदर्शित करेगा। कौन गुण? धातु के भी गुण प्रदर्शित करेगा, अधातु के भी गुण प्रदर्शित करेगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? खचरा तत्व कहते हैं। कैसा तत्व कहते हैं? खचरा। बहुत ये दोनों गुण प्रदर्शित करता है। कौन? धातु के भी और अधातु। ये धनायन भी बना लेता है और ऋणायन भी बना लेता है। तो ये क्या है? तो कार्बन है। अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा कौन सा परमाणु, ऐसा कौन सा तत्व है जो क्या करे? धातु भी बनाए और अधातु भी, जो धातु भी हो और अधातु भी हो, जो धनायन भी बनाता हो और ऋणायन भी बनाता हो, वो कौन सा है? कार्बन है। कौन सा है? कार्बन। तो ये हो गया कार्बन। अब ये जो कार्बन है इसी के ऊपर पूरी केमिस्ट्री है। कैसी है? इसी के ऊपर पूरी केमिस्ट्री टिकी है। यानी इसे 2 भागों में, केमिस्ट्री को 2 भागों में तोड़ता है। कौन? कार्बन। एक कार्बनिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन। जिसमें कार्बन उपस्थित होगा वो होगा कार्बनिक रसायन में, और जिसमें कार्बन अनुपस्थित होगा, जिसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होगी, वो होगा अकार्बनिक रसायन। जैसे अकार्बनिक रसायन H2O, अकार्बनिक रसायन। और जितने भी खनिज हैं वो कौन है? अकार्बनिक। जैसे आयरन, आयरन कौन है? आयरन कौन है? आयरन के कार्बन है? नहीं, ये क्या है? अकार्बनिक है। आयोडीन कार्बन है? क्या है? अकार्बनिक रसायन। आयोडीन में कहीं है? इसमें भी कहीं कार्बन नहीं है। जितने भी खनिज, मतलब जितने भी खनिज हैं वो सभी क्या है? अकार्बनिक रसायन। तो सो गाइस, इतना आज समझ में आया है। तो ये जो टॉपिक है आयन का, इसके आगे का जो टॉपिक होगा आयन का वो कल आपको देखने को मिलेगा।